नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश सोनी। मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे अपने YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 कौन सा है? मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। अब बात ये आती है कि सर नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के मेथड्स कौन कौन से हैं। तो हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि ये मेथड्स आए कहां से, इनका ओरिजिन कहां से हुआ है। जब इनका ओरिजिन समझ जाएंगे तब मेथड्स को भी हम इजीली समझ जाएंगे। तो देखिए, चलो इसको स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी बेसिक पॉइंट, इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में देखिए, आप किसी भी इकोनॉमी में वहां पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन होते हैं? वही लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ये पढ़ा आपने क्लास 11th में, है ना। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या करते हैं? ये इकोनॉमी में प्रोडक्शन का काम करते हैं। तो प्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। और जब ये गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं तब जाकर इनको पेमेंट मिलता है। तो जब इनको पेमेंट मिलेगा तो हमने उसको क्या बोल दिया? इनकम। इनको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के बदले में पैसे मिलते हैं, तो वो क्या हो गया? इनके लिए इनकम होगी। अब जब यही इनकम वो आगे जाके क्या करेंगे? खर्च करेंगे। जब खर्च करेंगे तो कौन सी फेज आ गई हमारे लिए? एक्सपेंडिचर फेज। सर खर्च कहां करेंगे? खर्च वापस वो उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर करते हैं जो उन्होंने प्रोड्यूस की है। हम यहाँ पर पूरी इकोनॉमी एक साथ में ले रहे हैं। तो वापस से देख लीजिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूस करने के बाद में जब उनको पेमेंट मिलेगा तो उनको इनकम होगी। फिर वापस से यही इनकम वो आगे जाके खर्च करेंगे। खर्च कहां पे करेंगे? गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में। तो अब इन्हीं तीन मेथड के हिसाब से, इन्हीं तीन चीजों के हिसाब से, जो कि आपने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में बहुत ही अच्छे से समझी है ना। तो इन्हीं के हिसाब से हमारे पास तीन प्रकार के मेथड आ गए। कौन कौन से आ गए? प्रोडक्शन फेज से आ गया, वैल्यू एडेड मेथड कह सकते हैं, या फिर प्रोडक्ट मेथड भी कह सकते हैं। इनकम फेज से कौन सा मेथड आ गया? इनकम मेथड भी कह सकते हैं, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी कह सकते हैं। एक्सपेंडिचर फेज से कौन सा मेथड आ गया? इसको हम एक्सपेंडिचर मेथड भी कह सकते हैं। तो कुल मिला के इन तीन चीजों से, जो कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में आपने अच्छे से पढ़ी है, इन्हीं तीन चीजों से तीन प्रकार के मेथड आ गए। अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान में देने वाली है कि चाहे आप कोई सा भी मेथड इस्तेमाल में करो, आंसर उसका एक ही आएगा। देखो, ऑल थ्री मेथड्स गिव सेम एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। क्यों? बिकॉज दे आर यूज्ड टू मेजर सेम फिजिकल आउटपुट। इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे आप वैल्यू एड मेथड लो, चाहे आप इनकम मेथड लो, और चाहे आप एक्सपेंडिचर मेथड लो, ये तीनों के तीनों मेथड सेम फिजिकल आउटपुट के लिए तो हुए हैं। भाई जो गुड्स एंड सर्विसेज यहां पर प्रोड्यूस हुई है ना, इसी के बदले हमने पेमेंट किया है, और वापस हम खर्च भी इन्हीं को परचेज करने के लिए कर रहे हैं। तो बात वही है, यहां पर प्रोडक्शन हुआ, इसी के बदले इनकम दी, और वापस आगे जाकर परचेज भी इन्हीं को ही करना है। तो कुल मिला के तीनों मेथड में जो हमारा बेस है वो हमारा एक ही है, सेम ही है। तो हमारा आंसर भी एक ही होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं मेथड फर्स्ट से। मेथड फर्स्ट कौन सा था? वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड। ये हमारा मेथड नंबर फर्स्ट। लेकिन वैल्यू एडेड या प्रोडक्ट मेथड सीखने से पहले हमें ये सीखना पड़ेगा कि ये मेथड आया कहां से। अगर हम इसको सीखे तो इस मेथड को भी सीखना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज कि फार्मर है, फार्मर क्या प्रोड्यूस कर रहा है? यहां पर वीट। ये वीट प्रोड्यूस कर रहा है। इस फार्मर ने वीट को प्रोड्यूस करके मिलर को सेल किया कितने में? 500 रुपए। फार्मर वीट प्रोड्यूस करके मिलर को सेल कर रहा है कितने में? 500 रुपए। तो यहां पर वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी हो जाएगी हमारे लिए? 500। वैल्यू ऑफ आउटपुट मीन सेल्स हमारे लिए हो गई 500 रुपए। लेकिन यहां पर इनपुट क्या बता रहा है? 0। ये इनपुट 0 कैसे? क्योंकि फार्मर ने वीट को प्रोड्यूस करने के लिए कहीं और से इनपुट परचेज नहीं किया।
बल्कि खुद ने ही सीड्स लगाए, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर की सहायता से क्रॉप्स प्रोड्यूस की, वीट प्रोड्यूस किया उसने, ठीक है ना। तो ये वीट यहाँ पर ये हो गया प्रोड्यूस, और इसने 500 में इसको सेल कर दिया मिलर को। अब मिलर क्या करता है, इन्हीं वीट को, मिलर क्या करेगा, इन्हीं वीट को फ्लोर में कन्वर्ट करके इसको सेल करता है बेकर को। कितने रुपए में सेल करता है, 700 रुपए में। मिलर ने वीट से फ्लोर बनाया और ये 700 रुपए में बेकर को सेल कर दिया। तो 700 रुपए इसकी सेल होगी, इसको कहेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट, और 500 रुपए इसके लिए क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ इनपुट। कैसे, क्योंकि इसने फार्मर से वीट प्रोड्यूस किए, उसकी कीमत क्या थी, 500 रुपए। तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या होगी कि हमने 500 रुपए में गुड्स खरीदा और 700 रुपए में हमने उसको सेल किया, मतलब कि 200 रुपए हमने उसी गुड्स में अपनी तरफ से कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटी की है, उसी को हम यहाँ पर क्या है कहेंगे, वैल्यू एड। क्या कहेंगे हम उसको, वैल्यू एड। चलो यहां पर फार्मर की वैल्यू एड क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है इसका, 500, वैल्यू ऑफ इनपुट कितना है इसका, 0, तो वैल्यू एड कितना हो जाएगा इसका, 500, 500। समझ गए मेरी बात ये। चलो अब ये बेकर के पास आ गया। बेकर अब क्या करेगा, इसी फ्लोर से क्या बनाएगा, ब्रेड बनाएगा। बेकर अब इसी फ्लोर से ब्रेड बनाएगा और इस ब्रेड को कंज्यूमर को सेल करता है कितने में, 1000 रुपए में। कितने में, 1000 रुपए में, 1000 रुपी। तो ये यहाँ पर इसकी सेल प्राइस कितनी होगी, 1000 रुपए। इस सेल प्राइस को अपन क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट। इनपुट इसका कितना था, 700 रुपए, 700। कैसे, क्योंकि इस बेकर ने 700 रुपए में मिलर से परचेज किया था और 300 रुपए उसने इसमें वैल्यू एड किया। बात समझ में आ गई है। वापस से रिकैप देख लीजिए। फार्मर वीट प्रोड्यूस करता है, इनपुट उसका कुछ लगा नहीं, लेकिन आउटपुट उसने 500 रुपए में सेल किया। इसके पास वो 500 रुपए में आया, 200 रुपए इसने अपनी तरफ से वैल्यू एड की और 700 रुपए में इसने सेल कर दिया किसको, बेकर को। अब बेकर क्या करेगा, इसी फ्लोर में 300 रुपए अपनी तरफ से वैल्यू एड करेगा और सेल कर देगा इसको कितने में, 1000 रुपए में। किसको सेल करेगा, कंज्यूमर को। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान में देने वाली बात यह है कि यदि ये सभी के सभी ये जो प्रोड्यूसर हैं ये अपने आउटपुट को अगर अलग से ले, फाइनल आउटपुट मान लेते हैं, तो हमारी कंट्री का वैल्यू आउटपुट क्या होगा, सोचिए एक बार। जैसे कि अगर ये फार्मर बोलता है मैंने 500 में सेल की, मिलर ये बोलता है मैंने 700 में सेल की, बेकर अगर बोलता है मैंने 1000 में सेल की, तो कुल मिला के वैल्यू आउटपुट कितना हो जाएगा, 2200 रुपए। इफ एवरी प्रोड्यूसर ट्रीट्स हिज कमोडिटी एज द फाइनल आउटपुट, एवरी, यदि सारे यही सोचते हैं कि भाई हमारा जो आउटपुट है यही फाइनल आउटपुट है, तो इससे वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या हो जाएगा, 2200 रुपए। लेकिन अल्टीमेट कंज्यूमर को ये कितने में मिल रहा है, 1000 रुपए। तो ये तो बहुत बड़ा गुना हो गया एक तरह से। भाई कोई सी भी चीज कंज्यूमर को 1000 रुपए में मिल रही है और हम बता रहे हैं कि भाई 2200 रुपए का उसका आउटपुट है, तो ये चीज तो कॉन्फ्लिक्ट वाली होगी। इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ये प्रॉब्लम, तो अब हम देखते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो ये क्या चीज होती है, डबल काउंटिंग मीन्स क्या हो गया है कि भाई किसी भी आइटम को 2 बार काउंट करना। सिंपल टर्म्स में यही कहेंगे कि किसी भी आइटम की वैल्यू को यदि हम एक से ज्यादा बार अगर काउंट कर लेते हैं तो वो हमारे लिए क्या हो जाती है, डबल काउंटिंग। इसमें देखिए कि काउंटिंग ऑफ एन आउटपुट मोर देन वंस while passing through various stages of production, की प्रोडक्शन की बहुत सारी स्टेजेस में अगर किसी भी आउटपुट की वैल्यू अगर हम 2 बार अगर काउंट कर लेते हैं, एक ही आउटपुट की वैल्यू 2 बार काउंट करना, तो यही हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। जैसे कि आपको अगर ध्यान में हो कि वैल्यू ऑफ वीट ये काम पर इंक्लूड थी, वापस से एक बार हो, वैल्यू ऑफ फ्लोर में, और वैल्यू ऑफ फ्लोर ये वापस से आगे जाकर कहा इंक्लूड हो गई, वैल्यू ऑफ
ब्रेड में। तो इसी चीज को अपन क्या कहते हैं, डबल काउंटिंग। कि जैसे 500 रुपए फार्मर वाले, वो फार्मर में तो थे ही थे, साथ ही साथ वो फ्लोर में भी इंक्लूड हो गए, और फिर आगे जाकर फ्लोर वाले जो 200 रुपए वो आगे जाके ब्रेड में वापस एक बार और इंक्लूड हो गए। तो इसी चीज को अपन क्या कहेंगे, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। अब आता है इस प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को हटाने के लिए हमारे पास दो प्रकार के मेथड अवेलेबल है। तो देखो, हाउ टू अवॉइड डबल काउंटिंग, फाइनल आउटपुट मेथड या फिर वैल्यू एडेड मेथड। फाइनल आउटपुट मेथड मतलब क्या हो गया कि आपने जो फाइनल आउटपुट कंज्यूमर को जितने में सेल किया है, फाइनल आउटपुट को हमने कंज्यूमर को जितने रुपए में सेल किया है, वही हमारे लिए हो जाएगा फाइनल आउटपुट। तो देखिए यहाँ पर एड ओनली वैल्यू ऑफ द फाइनल आउटपुट ₹1000 सेल टू द कंज्यूमर। जबकि वैल्यू एडेड क्या कहता है कि ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट ने, हर एक प्रोड्यूसिंग यूनिट ने जितनी वैल्यू एड की है, ध्यान रखना वैल्यू एड ना कि वैल्यू ऑफ आउटपुट, जितनी वैल्यू एड की है, सम टोटल ऑफ द वैल्यू एडेड, ये अंडरलाइन कर लो, बाय ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट। जैसे कि फार्मर ने 500 रुपए का वैल्यू एड था, 500 माइनस 0, इसके पास 300 रुपए का, इसके पास 200 रुपए का, तो भी क्या आया 1000। अब आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि इसमें भी 1000 आ रहा है, इसमें भी 1000 आ रहा है, लेकिन बेस्ट मेथड कौन सा रहेगा, वैल्यू एड मेथड रहेगा। ये क्यों रहेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि नेशनल इनकम हम जब काउंट करते हैं उस समय फाइनल आउटपुट में इंटरमीडिएट कंजप्शन मतलब वैल्यू ऑफ इनपुट कुछ प्रोड्यूसिंग यूनिट मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट रहता है, या फिर प्रोडक्शन का डेटा, सेल्स का डेटा हमें आसानी से नहीं मिल पाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हर एक प्रोडक्टिव यूनिट की केवल और केवल वैल्यू एड में लेंगे और उसी से हम नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते हैं। इसलिए यहां पर ये लिखा हुआ नोट, वी यूज वैल्यू एडेड मेथड इन। चलिए अब हम फाइनली समझते हैं वैल्यू एडेड मेथड को। इस मेथड को समझने से पहले आपको पूरी हिस्ट्री समझानी जरूरी थी ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैल्यू एडेड मेथड, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि रॉ मटेरियल में जो वैल्यू एड होती है वही हमारे लिए वैल्यू एडेड होता है। देखिए, एडिशन टू द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल, यहाँ पे ध्यान रखना रॉ मटेरियल, फाइनल आउटपुट की बात नहीं कर रहे हैं। रॉ मटेरियल में हम जो वैल्यू एड करते हैं बाय ए फर्म बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रोडक्शन एक्टिविटीज, अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज के कारण यदि हम रॉ मटेरियल में जो वैल्यू एड करते हैं उसी को अपन क्या कहेंगे, वैल्यू एडेड कहेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होगा, वैल्यू एडेड या कह सकते हैं जीवीएमपी और या कह सकते हैं जीडीपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब यहां पर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वैल्यू एडेड, जीवीएमपी और जीडीपीएमपी, सर आपने 3 चीजें क्यों लिखी है, ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब आप कहेंगे सर ये इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या चीज होगी, अरे वैल्यू ऑफ इनपुट, नया कुछ नहीं है, वैल्यू ऑफ इनपुट को ही कहते हैं। अब देखिए ध्यान से, और वैल्यू ऑफ आउटपुट आप समझते हो सेल्स, सेल्स में हमने एक चीज और एड क्या कर देंगे, चेंज इन स्टॉक। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू ऑफ आउटपुट में 2 चीजें होती है, पहली होती है सेल्स और दूसरी होती है चेंज इन स्टॉक। सेल्स में भी 2 चीजें इंक्लूड मानी जाती है, एक तो डोमेस्टिक सेल्स और दूसरी एक्सपोर्ट, मतलब कि अपने कंट्री के अंदर की सेल उसको कहेंगे डोमेस्टिक और बाहर की सेल उसको कहेंगे एक्सपोर्ट। इन दोनों को मिलाकर सेल बना जाता है। तो सेल का फॉर्मूला क्या हो सकता है, सेल्स इज इक्वल टू डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट। अब चेंज इन स्टॉक की बारी आती है। चेंज इन स्टॉक मतलब आप समझते हो, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, चेंज इन स्टॉक। अब आते हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन मतलब वैल्यू ऑफ इनपुट, मतलब कि जिसकी वैल्यू फाइनल आउटपुट के साथ में मर्ज हो चुकी है। इसमें भी डोमेस्टिक परचेजेस प्लस इंपोर्ट, मतलब इंटरमीडिएट कंजप्शन इज इक्वल टू डोमेस्टिक परचेजेस और प्लस इंपोर्ट। जो हमने कंट्री के अंदर परचेज किया वो तो ही है, और जो अब्रोड से हमने जो गुड्स परचेज किया, इंपोर्ट किया, उसकी भी वैल्यू। ठीक है,
चलो, तो ये हमारे यहाँ तक इसके फॉर्मूला वाला सेक्शन पूरा हो चुका है। हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी टेस्ट करेंगे।